हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी के बीएसएससी सीजीएल 4 क्लास में। आज हम दूसरा क्लास लेकर के आए हैं। यह दूसरा क्लास भी जनरल साइंस का ही क्लास है। पहला क्लास हम साइंस से लेकर के आए थे, दूसरा साइंस का क्लास हम लेकर आज उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें हम लोग एक एक महत्वपूर्ण एनसीईआरटी से रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। आइए हम एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल आया है। सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सिल्वर आयोडाइड है जो हॉर्न सिल्वर है, या फिर सिल्वर क्लोराइड है जो कृत्रिम वर्षा है, या जिंक फॉस्फाइड है चूहे का विष, और जिंक सल्फाइड फिलॉसफर ऊल। इनमें से कौन सा युग्म जो है हमारा सही सुमेलित है। तो दोस्तों अगर हम एक एक को देखें यहाँ पर, तो सिल्वर जो क्लोराइड है जिसको AgCl2 के नाम से जानते हैं, सिल्वर क्लोराइड हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है। सिल्वर क्लोराइड किस नाम से जाना जाता है? हॉर्न सिल्वर के नाम से AgCl को जानते हैं, सिल्वर क्लोराइड को। और सिल्वर आयोडाइड जो है जिसको Agl के नाम से जानते हैं, उसको कृत्रिम वर्षा के नाम से जानते हैं, यानी A भी सुमेलित नहीं है। और उसके बाद जो है फिलॉसफर ऊल जो है, फिलॉसफर ऊल जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है, जेडेनो को, ना कि जिंक सल्फाइड को। जेडेनो को फिलॉसफर ऊल कहते हैं, इसलिए डी भी सुमेलित नहीं है। जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष कहलाता है, अर्थात ऑप्शन सी पहला नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड जो है AgL, AgI सिल्वर आयोडाइड, Ag जो है अर्जेंटीनम है और I से जो है ये आयोडीन है, तो AgI सिल्वर आयोडाइड जो है यह कृत्रिम वर्षा है। और फिर जो है सिल्वर क्लोराइड AgCl जो है यह हॉर्न सिल्वर है, और जिंक फॉस्फाइड जो है यह चूहे का विष सही सुमेलित है, ऑप्शन सी। और जेडेनो जो है जिंक ऑक्साइड, जेडेनो जो है यह कहलाता है क्या चीज़? जिंक ऑक्साइड कहलाता है फिलॉसफर ऊल। याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सम्मिलित लिखाया हुआ है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, पूछा क्या जा रहा है कि कौन इसमें से सुमेलित नहीं है। जो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, उसके बाद प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, या फिर जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन +5 जो 1997 में हुआ है, या कार्बन व्यापार मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। तो जो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी है, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ है, करेक्ट है। उसके बाद जो है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है, और फिर जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 जो है ये 1992 में हुआ है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, और दूसरा सम्मेलन उसके 5 साल बाद हुआ, इसलिए +5 के नाम से भी जानते हैं 1997 में। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कार्बन व्यापार मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। क्योंकि कार्बन व्यापार जो है यह क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, ना कि मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल से। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल में जो है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित बात हुई थी, और कार्बन व्यापार से संबंधित किसमें हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल में। याद रखिएगा, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन परत के संरक्षण पर बात हुई थी, और मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल में जो है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन परत के संरक्षण पर बात हुआ था, किसमें? मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल में। और क्योटो प्रोटोकॉल में जो है कार्बन के व्यापार पर बात हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसके सभी उत्तर की व्याख्या के साथ हम जो है कवर करेंगे। हम इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो वह है ऑप्शन में आइस कोर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा कि आइस कोर, जिसको जो है किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है। आइस कोर क्या है कि ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद करके प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है। आइस कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है। इससे हमें प्राप्त हो जाता है किसी भी जलवायु का जो है पीछे के जलवायु का विस्तृत जानकारी हमें आइस कोर से प्राप्त होता है। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है?
इनमें से कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करने में अग्रणी है। अम्ल, अगर कोई भी अम्ल हो उसमें से, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो, उनमें से जो है हाइड्रोजन को अलग करने का काम कौन सी धातु करती है। तो धातु की क्रियाशीलता श्रेणी में अगर हम लोग बात करेंगे तो मैग्नीशियम धातु जो है ऑप्शन में जो हमारे पास है धातु के, उसमें से मैग्नीशियम सबसे क्रियाशील धातु है। तो मैग्नीशियम क्रियाशील धातु है, इसलिए जो है अगर HCl की बात की जाए तो ये HCl जो है अगर मैग्नीशियम आएगा तो मैग्नीशियम उसको H को, हाइड्रोजन को मुक्त कर देगा और MgCl2 बना लेगा, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण करेगा। उसी प्रकार अगर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मैग्नीशियम आएगा तो यह Mg जो है बनाएगा MgSO4 और ये फिर यहाँ पर से जो है हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देता है। तो यहाँ मैग्नीशियम ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मैग्नीशियम सल्फेट बना देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा और फिर जो है ये उसको अलग करता है, किसको, हाइड्रोजन को। अगला सवाल है कि नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर पृथक कर सकते हैं किसके द्वारा। नौसादर और नमक के मिश्रण से हम लोग नौसादर को किसके द्वारा अलग कर सकते हैं। नौसादर का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा। नौसादर का रासायनिक सूत्र जो होता है वो NH4Cl होता है। क्या होता है? NH4Cl। तो ये नौसादर का रासायनिक सूत्र है NH4Cl। इससे हमको जो है नमक को अलग करना है तो सबसे आसान तरीका है सब्लिमेशन का, यानी ऊर्ध्वपतन का। ऊर्ध्वपतन की क्रिया में क्या होगा कि जब हम नौसादर और नमक के मिश्रण को गर्म करेंगे तो नौसादर बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधा जो है ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा और नमक बच जाएगा। और फिर जब ठंडा करेंगे तो नौसादर जो है वो गैस से सीधा जो है ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, यानी नौसादर का ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। तो वहाँ पर अगर नौसादर को हम गर्म करते और ऊर्ध्वपातन नहीं होता तो वो पिघल के पानी होता, नमक के साथ फिर घुल मिल जाता। तो इसलिए नौसादर का चूँकि ऊर्ध्वपातन संभव है, यानी नौसादर को गर्म करने पर वो सीधा ठोस से गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। और ठोस से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने की जो क्रिया है बिना द्रव में बदले, यही क्रिया जो है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलते हैं इसको। तो ये इसके जरिए हम लोग नौसादर और नमक के मिश्रण को अलग कर लेंगे कि गर्म करके नौसादर वाष्प हो जाएगा और नमक हमारा बच जाएगा, फिर हम ठंडा करके नौसादर की प्राप्ति कर सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है कि प्रोटॉन पर आवेश होते हैं। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? तो प्रोटॉन पर आवेश जो है वह 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक प्रोटॉन पर आवेश होता है। और ठीक इतना ही आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है ये इलेक्ट्रॉन पे आवेश होते हैं। लेकिन चूंकि प्रोटॉन पे ये आवेश पॉजिटिव होता है इसलिए प्रोटॉन धनावेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन पे ये आवेश निगेटिव होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित होता है। और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश होता ही नहीं है, इसलिए जो है एक एटम, एक परमाणु जो है वो वैधुता उदासीन होता है, क्योंकि जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही प्रोटॉन पे होता है, दोनों आवेश समान होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा सही उत्तर हो जाएगा कौन? ऑप्शन बी, कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान नहीं होगा। समान क्यों नहीं होगा? उस पर चार्ज की जो मतलब मात्रा है वो बराबर है, लेकिन चार्ज का जो गुण है इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का वो दोनों विपरीत है, यानी इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। समान होता तो दोनों में -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता, लेकिन एक का +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है, जबकि इलेक्ट्रॉन का -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक के तुल्यांक भार और आणविक भार समान होते हैं? तुल्यांक भार और आणविक भार जो है किस यौगिक का समान होता है? 7वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? कि तुल्यांक भार और आणविक भार किस यौगिक का समान होता है? तो इसके लिए जो सही उत्तर है कि तुल्यांक भार और आणविक भार जिस यौगिक का बिल्कुल समान होता है वह है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। क्या है? NaCl है सोडियम
क्लोराइड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है कि श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है, तो श्वेत फास्फोरस जो है अधिक क्रियाशीलता के कारण वायु की ऑक्सीजन के साथ मंद गति से अभिक्रिया करके दीप्त हो जाता है। अतः इस प्रक्रिया को मंद दहन भी हम लोग कह सकते हैं, यह प्रक्रिया मंद दहन है। श्वेत फास्फोरस जो है वह किस लिए होता है कि ये श्वेत फास्फोरस क्या करता है कि अधिक क्रियाशील होने के कारण वायु में जो ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया करके दीप्त होता रहता है, यानी मंद ऑक्सीकरण के कारण। किसके कारण? मंद ऑक्सीकरण के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 8वां नंबर प्रश्न का। अगला सवाल है, सवाल अगला है कि किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है। यानी जो सेल शुष्क है, जिसमें जो है हम रिचार्जेबल वाला शुष्क मतलब सेल हमारा नहीं है, उस शुष्क सेल में जो है विद्युत का उत्पादन कैसे होगा। तो शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन जो है रासायनिक ऊर्जा से होता है। जो बैटरी हमारे घड़ियों में लगता है या जो बैटरी हमारे टॉर्च में लगता है, जिसका हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जो रिचार्ज होने वाला नहीं है, यानी हम जिसको इलेक्ट्रिसिटी से दोबारा चार्ज नहीं कर पाते हैं, तो उस बैटरी को जो है उस सेल को शुष्क सेल के नाम से जानते हैं। तो उस शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होकर के हमें ऊर्जा की प्राप्ति, विद्युत की प्राप्ति हो पाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर अपडेट्स, हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। सवाल है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू किया गया और फिर आगे इसे 1988 में संशोधित किया गया था, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, इसका संशोधन 1988 में हुआ है और इसको लागू 1974 में किया गया है। सवाल है अगला कि पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो किसकी बनी रहती है। तो याद रखिएगा, पॉलीथीन की जो थैली है वो पॉलीमर से बनी रहती है। खासकर एथिलीन का पॉलीमर होता है। एथिलीन जिसका जो रासायनिक सूत्र है C2H4, एथिलीन ग्रुप का जो है वो पॉलीमर से मिलकर के पॉलीथीन बना रहता है और इसका जो है पॉलीथीन में एथिलीन अणु इस प्रकार जुड़ते हैं कि उनका जैविक रूप से हम लोग अपक्षय नहीं कर पाते हैं, वह स्वतः नष्ट नहीं हो पाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि पॉलीमर से बना रहता है, जिस कारण वह जो है नष्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एसिड रेन का जो इंफॉर्मेशन सेंटर है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र है, यह कहाँ स्थापित है। तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र जो है यह इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर में स्थापित है। ऑप्शन डी इसका सबसे करेक्ट आंसर है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ, मैनचेस्टर में स्थापित है। सवाल अगला है कि ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती है। ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती है। उसकी वोल्टता है या फिर धारा है या आवृत्ति है। तो ट्रांसफार्मर में अगर हम लोग बात करें, एसी परिपथ में वोल्टेज हमेशा घट बढ़ होता रहता है, तो वोल्टता उसकी बदलती रहेगी। यानी अगला जो सवाल 13वां है कि ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि नहीं बदलती है। तो ट्रांसफार्मर में जो है ये राशि वोल्टता जो है बदलती रहती है, क्योंकि जो है उसका घटबढ़ होता है और वोल्टेज बदलेगा तो ओम्स लॉ के हिसाब से जो करंट है, धारा है, वह उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो धारा में भी फ्लक्चुएशन आएगा, यानी वोल्टेज के घटने या बढ़ने से उसके विद्युत धारा में परिवर्तन होगा। और जो नहीं बदलेगा जो राशि वो है आवृत्ति, जो कि उसमें जो है ट्रांसफार्मर में आवृत्ति चेंज नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि जल के सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है। जल के सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई पड़ती है। तो जल के सतह पर जो व्यक्तिकरण के कारण, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कि व्यक्तिकरण के कारण जो है जल के सतह पर पतली परत रंगीन दिखाई पड़ती है। जब समान आवृत्ति की दो तरंगे
किसी एक माध्यम से एक ही दिशा में जब गमन करती है तो वहाँ पर अध्यारोपण के कारण किसी बिंदु पर जो प्रकाश की तीव्रता अधिकतम एवं अन्य बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है और इसी घटना को प्रकाश का व्यक्तीकरण कहा जाता है। यानी एक माध्यम में अगर दो प्रकाश की किरणें हैं, दो तरंग है, वो जो दोनों तरंगें एक ही दिशा में गमन कर रही है तो एक तरंग क्या होता है कि दूसरे तरंग पर अध्यारोपण होता है। यानी एक तरंग दूसरे तरंग पर आकर के क्या होगा कि उस पर अपना ये करेगा, प्रकाश डालेगा और फिर जो है वहाँ पर प्रकाश जब डालेगा तो एक बिंदु पर प्रकाश मैक्सिमम हो जाएगा और एक बिंदु पर प्रकाश न्यूनतम होगा। तो ये मैक्सिमम और न्यूनतम जो प्रकाश का ये है तीव्रता है, इसी घटना को व्यक्तीकरण के नाम से हम लोग जानते हैं। 14 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है कि निम्नलिखित ग्रंथियों में से द्रव्यों को रक्त में स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। द्रव्यों को रक्त में, यानी जो हम लोग ये भोजन करते हैं तो उसके द्रव्यों को जो रक्त में यानी खून में बदलने वाली जो ग्रंथि है वह कौन सी ग्रंथि है। तो लार ग्रंथि है जो 99% जल तथा 1% एंजाइम होता है। इसमें लार ग्रंथि में सलाइवा में जो है इसमें क्या होता है, लार, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है कि लार ग्रंथि में 99% जल और 1% एंजाइम होता है। और ये दो प्रकार के एंजाइम पाया जाता है किसमें, लार ग्रंथि में। एक टाइलिन एंजाइम होता है और एक लाइसोजाइम होता है। टाइलिन और लाइसोजाइम दो जो है, टाइलिन याद रखिएगा, टाइलिन और लाइसोजाइम, क्या नाम है, लाइसोजाइम। टाइलिन और लाइसोजाइम ये दो प्रकार के एंजाइम हैं। टाइलिन एंजाइम जो है यह स्टार्च को शर्करा में बदलता है और जो लाइसोजाइम है यह भोजन में उपस्थित हानिकारक अणु को नष्ट करता है। और इसका काम जो है यहाँ 15वां का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सवाल है कि पानी का मैक्सिमम घनत्व जो है घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, यानी पानी का घनत्व इनमें से किस ताप पर सबसे ज़्यादा होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा कि पानी का जो घनत्व है वह किस ताप पर है, ऑप्शन बी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होता है। 0 डिग्री पर पानी जो है बर्फ से तरल अवस्था में या फिर तरल अवस्था से बर्फ में परिवर्तन होने का काम 0 डिग्री है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी परमाणुओं में समस्थानिक परमाणु उसको कहेंगे जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है। समस्थानिक में क्या होता है कि किसी भी जो परमाणु समस्थानिक होंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि उसके नाभिक में अगर किसी एक का ले रहे हैं, मान लीजिए अगर हम लोग जो है सोडियम का ही लेते हैं तो सोडियम के नाभिक में दोनों में प्रोटॉन की संख्या जो है वह 11 है। तो सोडियम के दोनों नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 11 ही होगी। लेकिन जो है एक नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 और एक नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 11 होगी। तो उसका समस्थानिक 22 और 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये सोडियम का 22 और 23 समस्थानिक जो है यह न्यूट्रॉन के संख्या के कारण होता है। समस्थानिक बोलते हैं उसको कि एक ही परमाणु है, प्रोटॉन की संख्या बराबर है और द्रव्यमान संख्या भिन्न है, यानी परमाणु संख्या समान है। परमाणु संख्या जब समान होगा तो प्रोटॉन की संख्या समान होगी और द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी। तो समस्थानिक कौन कहलाता है, वो दो तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग हो, समस्थानिक कहलाता है। तो परमाणु संख्या समान होने का अर्थ क्या हुआ कि प्रोटॉन की संख्या समान होगी और न्यूट्रॉन की संख्या में डिफरेंस होगा, अर्थात 17 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है कि मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है। मानव शरीर में वसा जो जमा होने की जगह है वह वसा उत्तक है, यानी जो फैटी जो टिश्यू है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। सुमेलित पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर एक तरफ विटामिन के नाम दिए हैं, दूसरे उससे उसकी कमी से होने वाले रोग हैं। तो विटामिन ए की कमी से रिकेटस नहीं, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। विटामिन ए की कमी से रिकेटस नहीं बल्कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए से क्या होता है, रतौंधी होता है और रिकेटस विटामिन डी से होता है। तो पहला सुमेलित नहीं है। दूसरा है विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग, सही है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, यह भी सही है। अर्थात ऑप्शन बी 19वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दूसरा और तीसरा उत्तर सही है। ऑप्शन बी यहाँ सबसे सही जवाब होगा। सवाल अगला है कि आँखों की दूरदृष्टि दोष की बीमारी
किसके कारण होती है। दोस्तों ये लास्ट सवाल है, इसलिए हम फिर आपसे एक बार चलते चलते रिक्वेस्ट कर लेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आंखों के दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। तो यह होती है नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हम इसमें कवर किए हैं। हम अगले क्लास में जल्द हम जो है सामाजिक विज्ञान के जो इतिहास, भूगोल, नागरिक से प्रश्न रहते हैं उसका भी सेट लेकर के क्लास वाइज अपडेट करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।